अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम अज़ीम हस्ती जोश मली आबादी जो बहुत बड़े नज़म लिखने वाले शायर हैं, शायर इनकलाब भी कहा जाता है, शबाब भी कहा जाता है, मनाज़िर फ़ितरत भी इनको जो है मतलब शायर फ़ितरत भी कहा जाता है। तो आज हम इसी अज़ीम हस्ती के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी पैदाइश जो है वो 1896 में हुई और इब्तदाई ज़िंदगी के हवाल का जायज़ा लें तो सबसे पहले इनका असल नाम जो है वो शबीर हसन ख़ान था। ये मलियाबाद लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम बशीर अहमद बशीर था जो ख़ुद भी एक बहुत अच्छे शायर थे। नस्लन ये अफरीदी थे और आबा व अजदाद का ताल्लुक़ वादी तीरा से था। जोश ने इब्तदाई तालीम अपने घर पर हासिल की और अरबी फ़ारसी पर अच्छी खासी दस्तरस हासिल कर ली। इसके बाद सेंट पैट्रिस कॉलेज आगरा से मज़ीद तालीम हासिल की। जोश का ताल्लुक़ एक जागीरदार घराने से था, लेकिन वालिद के इंतकाल से सारा ख़ानदान जो है वो इंतशार का शिकार हो गया। हालात ज़िंदगी का मुशाहिदा करें तो तलाश माश के सिलसिले में काफ़ी परेशान रहे। आखिरकार दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद में मुलाजमत इख्तियार की, लेकिन निज़ाम हैदराबाद के ख़िलाफ़ एक नज़म लिखने की पादाश में यानी जुर्म में मातूब होकर रियासत बदर कर दिया गया और फिर ये दिल्ली मुंतकिल हो गए। वहाँ वो मुख्तलिफ़ रसाइल से मुंसलिक रहे। कुछ अरसा फ़िल्मी दुनिया और आल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे और अदबी खिदमात के सिले में हिंदुस्तानी हुकूमत ने इन्हें सबसे बड़ा अदबी एज़ाज़ पद्मा भूषण अता किया। क़याम पाकिस्तान के बाद ये कराची आ गए, यहीं रिहाइश इख्तियार की और इसके साथ हम देखते हैं इनकी फ़नी महारत, फ़नी खूबियाँ। जोश को अदबी माहौल जो है वो विरासत में मिला था और उन्होंने शेर गोई की इब्तिदा तकरीबन 9 साल की उम्र से शेर व शायरी लिखनी शुरू की और इब्तिदा में उन्होंने गज़लें लिखी थीं, लेकिन जल्द ही वो नज़म की तरफ माइल हो गए। नज़म निगारी में इन्हें एक ख़ास मर्तबा हासिल है। इनकी नज़मों में मनाज़िर फ़ितरत की अक्कासी, इनकलाबी रंग और शबाब की वलवला अंगेज़ी जो है वो पाई जाती है, इसलिए इन्हें शायर फ़ितरत और शायर इनकलाब भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी नज़मों में सियासी रंग भी है और इज्तिमाई उन्सर भी नुमाया है और जोश को अल्फाज पर बड़ी कुदरत हासिल थी। इनका ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत वसी था। इनके लहजे में ख़ास घन गरज और बहाव है। शेरी वसाइल के फ़नकाराना इस्तेमाल से जोश ने अपने कलाम में दिलकशी और रनाई पैदा की और वो किसी भी मौजू पर मुसलसल और मुफस्सल लिखने पर ख़ास कुदरत रखते हैं। मज़ीद इनके कलाम की खूबियों में सबसे अहम खूबी जो है वो इनकलाब पसंदी है। जोश मलियाबादी उस दौर की पैदावार हैं जब पूरा हिंदुस्तान ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था और लोगों में अफसुर्दगी पाई जाती थी, पसमुर्दगी पाई जाती थी। गैर मुल्की आकाओं का हर तरफ खौफ जो था वो मुसल्लत था और ऐसे में दबी दबी चीखें उभरने लगीं और बाज़ तबकों में हरारत पैदा होने लगी और इनकलाब के नारे बुलंद होने लगे। चुनांचे जोश की तबीयत में भी अवामी नफ्सियात के मुताबिक इनकलाब की रूह बेदार हुई और उन्होंने बहुत ही गन गरज के साथ अपने ख्यालात का बरमला इजहार किया। उन्होंने हुकूमत की तलखी को तबाकुन लहजे में पेश किया जो जवानों के गर्म खून को और भी ज़्यादा गरमाने और भड़काने में मददगार साबित हुआ। उन्होंने किसानों, मज़दूरों, मेहनतकश तबकों के जज्बात की तर्जुमानी की है और बहुत सी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जो है वो अलम बगावत बुलंद किया और इन्हें इस्तेहसाली टोले के जुल्म सितम एक आँख नहीं बाते, क्योंकि वो इंसान के मनसब और मर्तबे से वाकिफ़ हैं, इसलिए अज़ीम अज़मत आदम के गीत गाते नज़र आते हैं। इसके साथ इनके कलाम की एक और अहम खूबी है हुस्न परस्ती। जोश जो थे वो फितरतन हुस्न परस्त वाक़या हुए थे। कायनात के किसी भी हिस्से में हुस्न की झलक देखते थे तो ज़रूर मुतासिर होते थे। पहाड़ों की बुलंदी में, सितारों की झिलमिलाहट में, चाँद के पुरनूर चेहरे में, बहारों की गुनगुनाती फ़िज़ा में, सुबह खराम मौतर यानी ठंडी आहिस्ता चलने वाली हवाओं में, लचकती बल खाती शाखों और औरत की कमर में, शफ़क़ गुलाब
یا چہرہ محبوب کی سرخی میں غزل کہیں بھی وہ حسن کی جھلکیاں دیکھتے ہیں تو بے خود ہو جاتے ہیں اور کیف و سرمستی سے سرشار لفظوں میں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اہم جو خوبی کلام میں پائی جاتی ہے وہ منظر کشی ہے، یعنی جوش جو ہے وہ حسن و عشق کے شاعر ہیں۔ ان کے یہاں قدرت کے حسن اور ان کے نکھار کا بڑا مؤثر بیان ہے۔ وہ مناظر فطرت کی منظر کشی اس طرح کرتے ہیں گویا وہ منظر ہو بہو نظروں کے سامنے آ گیا ہو اور آدمی اس سے ایسا لطف لے رہا ہو جیسے حقیقت میں وہ کسی دلکش و دلچسپ منظر سے لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ حسن فطرت کے ایسے گوشوں کو منظر عام پر لاتے ہیں کہ قاری ان کے تخیل کا اسیر ہو کر اس میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے کلام کی ایک اور خوبی کیف و سرمستی، اس کا تذکرہ کیا بھی کہ جوش حسن و شباب کے شاعر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کے لفظ سے کیف و سرمستی ٹپکتی ہے۔ رندی و سرمستی، رنگینی اور رعنائی ان کی شاعری کے خاص جزو ہیں، خصوصاً رباعیات میں یہ چیز بہت نمایاں ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کے کلام کی ایک اور خوبی جو زبان و بیان کے لحاظ سے ہے، یعنی جوش جو ہے زبان و بیان دونوں پر قدرت ان کو حاصل ہے اور ان کا اعتراف اس بات کا اعتراف ہر کوئی کرتا ہے۔ ان کے پاس اگر الفاظ کا وسیع ذخیرہ ہے تو وہ اسے استعمال کرنے کی بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ وہ جلال و جمال دونوں صفات سے متصف ہیں اور اکثر ان کے یہاں گہن گرج جو ہے وہ الفاظ کی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب وہ نرم و نازک، شیریں و ملائم لب و لہجے سے کام لیتے ہیں تو زبان کے ساتھ ساتھ قوت بیان کا بھی قائل ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کے کلام کی اہم خوبیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ہم ایک نظر ان کی اہم تصانیف پر بھی ڈالتے ہیں کہ ان کی اہم تصانیف میں شعلہ و شبنم، روح ادب، نقش و نگار، فکر و نشاط اور حرف و حکایت، آیات و نغمات، سیف و سبو، عرش و فرش، یادوں کی بارات، خود نوشت وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اور آپ کے نصاب میں جو سال دوم کے نصاب میں شامل ان کی مناظر فطرت پر مبنی یعنی قدرتی منظر ہے، مناظر سحر جو ہے وہ انہوں نے اپنی نظم میں بیان کیا، جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچر میں آپ سنیں گے اور بہت لطف اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جوش ملی آبادی کی جو وفات ہے وہ 1982 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی، اور یہ کراچی میں مطلب انہوں نے رہائش اختیار کی تھی، لیکن ان کا انتقال جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا اور پھر اسلام آباد میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا، حالات زندگی تھے جوش ملی آبادی کے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔